रीडिंग रहेगा। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, कोई ऐसा बोल सकता है, ऐसा कोई मन में सोच सकता है कि नहीं हम एक ही चैप्टर करेंगे तो बढ़िया से करके जाएंगे। तो ये बढ़िया से कुछ नहीं होता है, ध्यान में रखना। क्योंकि तुम एक ही चैप्टर बहुत बढ़िया से करके गए और एग्जाम में उसी से एकदम सबसे टफेस्ट सम्स दे दिया, और जो सम चैप्टर तुम छोड़ कर गए उससे एकदम इजी सम्स दे दिया, क्या होगा? समझ रहे मेरी बात? इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट मत लाइएगा कि एकदम बढ़िया से करके एक तो जाएंगे। उससे अच्छा क्या है, सबको करके जाइए, थोड़ा थोड़ा करके जाइए। समझ रहे मेरी बात? तो इसीलिए क्या है, अभी हम लोग ये चैप्टर देख रहे हैं। दूसरा एक चैप्टर लिए हैं डिस्कशन में। देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर एक कैपिटल कंपनी कैसे तैयार करता है। कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में आप लोग जानते होंगे इक्विटी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मतलब एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार कैसे होता है? एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर 5 चीजों से मिलकर तैयार हो सकता है। 5 मतलब मैं पूरी बात बता रहा हूँ, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। 5 चीजों से मिलकर तैयार होता है कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे पहला जो कि आप बार बार सुनते हो वो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरा आपका होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस, उसको भी तो कंपनी अपना कैपिटल में यूज कर सकता है, जो रिजर्व वो बचा के रखा है। चौथा होता है डिवेंचर, जो इशू करके डिवेंचर से भी फंड जुगाड़ करता है कंपनी। और 5वां होता है आपका लोन। तो ये जो 5 तरीके से कंपनी अपना कैपिटल जमा करता है, जिसको लेकर वो अपना बिजनेस चलाता है, इसका कॉस्ट कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं किसके अंदर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर। तो जैसे इक्विटी का जब कॉस्ट निकालेंगे तो उसको हम लोग यहाँ पे नाम दे देंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, KE। प्रेफरेंस शेयर्स का निकालेंगे तो नाम दे देंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, KP। रिजर्व का निकालेंगे तो नाम दे देंगे कॉस्ट ऑफ रिजर्व, KR। डिवेंचर का निकालेंगे तो नाम दे देंगे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, KD। और लोन का निकालेंगे तो उसको हम लोग नाम दे देंगे कॉस्ट ऑफ लोन, KL। ठीक है, मतलब आप ये जान के रखो कि इस चैप्टर के अंदर में आपको 5 कैलकुलेशन सीखने हैं। 5 कैलकुलेशन सीखने हैं अलग अलग, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ रिजर्व, कॉस्ट ऑफ लोन और कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। ठीक है, अब ये 5 कैलकुलेशन हम लोग एक बार सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और इस 5 कैलकुलेशन के साथ एक कैलकुलेशन और आपको सीखना होगा जब ये 5 कंप्लीट हो जाएगा। वो क्या होगा, उसको हम लोग बोलते हैं, ये 5 को मिलाकर वो बनाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट एरिया है, लेकिन पहले आप स्टेप वाइज ये 4-5 सीखोगे, फिर इन सबको मिलाकर वो लास्ट में आप सीखोगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सीखेंगे। थोड़ा सा पार्ट हम लिए हैं डिवेंचर का, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालने का। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर यहां से चल रहे हैं, ठीक है, KD निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, हम लोग एक ही साथ सारा डिस्कस नहीं करेंगे। KD निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालने के लिए बहुत सारा फॉर्मूलाज हैं, हम लोग एक ही साथ सारा डिस्कस नहीं करेंगे, एक एक पॉइंट पे चलेंगे। आज अभी हम एक फॉर्मूला बता रहे हैं और उसके ऊपर हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे, समझेंगे, फिर दूसरे तीसरे फॉर्मूलाज में मूव करेंगे। कॉस्ट ऑफ डेब्ट या कॉस्ट ऑफ डिवेंचर सेम चीज है। ये निकालने के लिए एक फॉर्मूला लिखा गया KD का मतलब अब आप समझ रहे हो, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर इक्वल्स, देखिएगा थोड़ा लाइट है, मैं बोलता हूं समझ में आ जाएगा। ये लिखा हुआ I के बाद विद इन ब्रैकेट लिखा 1 - T प्लस 1/n, विद इन ब्रैकेट है RV - IP होल डिवाइडेड बाई RV प्लस IP डिवाइडेड बाई 2 और इनटू में है 100। इनटू 100 इसलिए दिए हैं क्योंकि ये जो भी चीजें निकलेगी वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकलेगी। ठीक है, एक और बात है वो ध्यान रखिएगा, जैसे क्या होता है हम लोग जब पढ़ते हैं तो एग्जाम के समय बहुत जगह से नोट्स वगैरह आ जाता है, बहुत लोगों को फॉलो करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आप कर सकते हो।
लेकिन कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स के लिए कि जैसे 2-3 जगह की चीजें जब फॉलो करें तो देखेंगे कि हर टीचर का लिखने का जो तरीका होता है, नोटिफिकेशन देने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। या आप 3-4 बुक भी देख लोगे तो आपको बुक में भी नोटिफिकेशन अलग अलग तरीके से मिलेगी। नोटिफिकेशन का मतलब कि ये जो फॉर्मूलाज में वर्ड लिखे हुए हैं वो थोड़े बहुत कहीं कहीं आपको चेंज दिखेंगे। तो अगर आपको चेंज दिखें तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, आपको एक बार इन सब की मीनिंग मैं बता दे रहा हूँ। जैसे केडी का मतलब तो समझ गए हम लोग, कॉस्ट ऑफ डेट, ज्यादातर लोग केडी ही यूज करते हैं ये निकालने के लिए। आई के लिए लिख दिया इंटरेस्ट। जो जो लिखा जाता है ना फॉर्मूला में उसकी मीनिंग भी नीचे मेंशन करना जरूरी है, चाहे नीचे मेंशन करो या साइड में मेंशन करो, क्योंकि ये वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है ये आपको बताना जरूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के पुट कर दिए हैं, वहां पे आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क राइज हो जाएगा कि जो आपने शॉर्ट वर्ड यूज किया है उसका मीनिंग क्या इंडिकेट कर रहा है। तो आई इंडिकेट करेगा इंटरेस्ट, एन इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ ईयर, आरवी इंडिकेट कर रहा है फ्यूचर रिडीमेबल वैल्यू। अब आरवी के जगह पर कुछ लोग एफ भी लिख देते हैं, फ्यूचर वैल्यू, समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईपी इंडिकेट करेगा इशू प्राइस और टी इंडिकेट कर रहा है हम लोगों का टैक्स रेट। क्लियर है? अब इस थॉट के ऊपर हमने एक कैलकुलेशन किया है एक सम्स लेकर। इस सम्स को 4 पार्ट में बनाया गया है। एक बार सम्स को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कैलकुलेशन में क्या क्या चीज पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों के स्टडी मटेरियल का, देखिएगा एक बार। मेंशन कर रहा है ए कंपनी इशूड ₹10 लाख 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, 10 लाख का डिवेंचर इशू किया है, 12% रेट दिया हुआ है। ये आप लोग जानते हो, नई बात नहीं है, सेमेस्टर 5 से पढ़ते आए हैं। डिवेंचर के साथ जो जुड़ा हुआ रेट रहता है वही उसका इंटरेस्ट का रेट रहता है। तो 12% डिवेंचर है और एक डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपया। क्लियर है? 10 लाख का डिवेंचर है, 12% इंटरेस्ट का रेट है और फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपया। द डिवेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए फिक्स पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। टाइम दे दिया, 7 साल के बाद हम लोगों का ये रिडीम होगा डिवेंचर। द कंपनी इज एन 35% ऑफ टैक्स ब्रैकेट। टैक्स का रेट दे दिया कितना? 35%। रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स इफ डिवेंचर आर इशूड एट। आपसे पूछा जा रहा है आप कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालो। इफ डिवेंचर आर इशूड एट मतलब जब डिवेंचर इशू होगा उसके बाद वो क्या किया? 4 कंडीशन लिख दिया नीचे। पहला कंडीशन क्या लिखा? एट पार, मतलब आपका डिवेंचर फर्स्ट लाइन में था कितना? 100 रुपए का। तो बोला फर्स्ट कैलकुलेशन करो ये मानकर कि आपका डिवेंचर 100 रुपए में इशू हो रहा है। दूसरा क्या लिखा है? डिस्काउंट 10%, मतलब सेकेंड बार आप कैलकुलेशन करो ये मान के कि जो आपका 100 रुपए का डिवेंचर है वो 100 रुपए में नहीं 10% डिस्काउंट में, मतलब 90 रुपया में इशू हो रहा है। तीसरा लिखा है 10% प्रीमियम, मतलब आपका जो 100 रुपए का डिवेंचर है वो 100 रुपए में नहीं 10% एक्स्ट्रा अमाउंट में, मतलब 110 में इशू हो रहा है। ध्यान आप रख रहे हो, ऊपर की चीजें कॉमन है, वो सिर्फ चेंज किसको कर रहा है पता है? इशू प्राइस को, है ना। इशू प्राइस हमारा क्या हो रहा है? बार बार चेंज हो रहा है, बाकी की चीजें सेम रह रही है। और लास्ट में एक बोला है इफ डिवेंचर इज पेड, सॉरी इफ ब्रोकरेज इज पेड, ब्रोकरेज लिखा है, इफ ब्रोकरेज इज पेड 2% इफ इशू एट पार, मतलब पार में ही इशू होगा। लेकिन चौथे कंडीशन में आपको एक और कैलकुलेशन दे दिया क्या करने के लिए? ब्रोकरेज। बोला ब्रोकरेज 2% का देना पड़ रहा है। तो इसके बारे में मैं बताऊं आपको पहले एक लाइन में, फिर से हम लोग इसको बार बार रिपीट करके सीख लेंगे। ब्रोकरेज या कमीशन अगर इशू पर दिया जाता है, ब्रोकरेज या कमीशन अगर इशू प्राइस पर दिया जाता है तो उसको हम लोग यहां पर बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। क्या बोलते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट। और फ्लोटेशन कॉस्ट जब भी आपके सम्स में रहेगा उसका एडजस्टमेंट आप इशू प्राइस के साथ ही करोगे। मैं लाइन रिपीट कर दे रहा हूं अगर ध्यान नहीं दिए तो। ब्रोकरेज या कमीशन कभी भी दिया रहेगा, ब्रोकरेज या कमीशन कभी भी दिया रहेगा तो वो इंडिकेट करेगा क्या? फ्लोटेशन कॉस्ट, मतलब उसको हम लोग फाइनेंस की भाषा में क्या नाम देते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट।
और फ्लोटेशन कॉस्ट कभी भी रहेगा तो उसका एडजस्टमेंट, जैसे ये 2% बोल दिया तो 2% कहीं तो एडजस्ट करना होगा, तो इसका एडजस्टमेंट किसके साथ होगा? इशू प्राइस के साथ। ठीक है, अब ये सम्स पूरा समझ में आया। अब आप देखिए इसका कैलकुलेशन। सबसे पहला हम लिखे नंबर 1, व्हेन इशू प्राइस 100, मतलब इशू एट पार। अच्छा, एक और बात है, सम्स ने रिडेम्पशन से रिलेटेड कोई चेंज नहीं किया, मतलब ये नहीं बोला कि जब रिडीम होगा तो पार में होगा कि प्रीमियम में होगा कि डिस्काउंट में होगा, है ना। तो अगर सम्स में कुछ भी मेंशन नहीं रहता तो ऑलवेज माना जाएगा कि जब रिडीम होगा तो वो हमेशा पार में होगा। मतलब 100 रुपए का डिवेंचर है, फ्यूचर में जब रिडीम होगा तो 100 रुपए में ही होगा। मतलब आरबी हम जब भी लेंगे कितना लेंगे? 100 रुपए लेंगे। क्लियर है? अब देखिए, पहला बार बोला था कि इशू प्राइस हम लोग 100 ले रहे हैं एट पार में। कैलकुलेशन देखिएगा, कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है ये पूरा का पूरा। केडी निकालना है, इंटरेस्ट का कितना ले लिए? 12 दिया है सम्स में, 1 माइनस टी किए, टैक्स रेट कितना दिया था? 35%। तो 35 तुम लोगे कब? जब 100 के साथ कैलकुलेशन करोगे तब। लेकिन तुम्हारी कैलकुलेशन किसके साथ हो रही है? 1 रुपए के साथ। तो 1 रुपए में तो 35 माइनस नहीं कर सकते, उसको तो 1 के वैल्यू के बराबर लेना होगा। तो 100 में अगर 35% है तो 1 के इक्विवेलेंट में कितना होगा? 35 पैसा, 35 पैसे होगा ना। इसलिए हम यहीं पर लिख दिए थे टैक्स रेट 35% और करके क्या लिख दिए? 0.35। ये लिखने का कारण ये था कि हम लोग इसको 100 के टर्म में कैलकुलेट नहीं करेंगे, 1 के टर्म में कैलकुलेट करेंगे। तो 1 के टर्म में हम लोग 35 नहीं लिख सकते, कितना लिखेंगे? 0.35। ठीक है, तो 12 विद इन ब्रैकेट 1 माइनस 0.35 प्लस 1/7, 1/n था फॉर्मूला में, 1/7 हम लोग 7 क्या ले रहे हैं? 7 हम लोगों का नंबर ऑफ ईयर्स है, और विद इन ब्रैकेट हम लोग क्या ले रहे हैं? आरबी, मतलब फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर रिडीमेबल वैल्यू 100 है। रिडेम्पशन के लिए सम्स में मेंशन नहीं किया था कि किस वैल्यू में रिडीम होगा, तो इसलिए हम लोग हर केसेस में अगर मेंशन कुछ नहीं करेगा तो मानेंगे कि पार में ही रिडीम हो रहा है। तो पार ले लिए कितना? 100 माइनस हम लोग करते हैं इशू प्राइस। इशू प्राइस इस बार कितना है? 100। डिवाइड में ले लिए आरबी प्लस आईपी, दोनों 100 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। अब आप लोग इसको सॉल्व करके देखो। अब आगे की बात क्या चीज है? कैलकुलेशन है। 12 1 माइनस 0.35 करोगे तो ये कितना आएगा? 0.65 का 12 से मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा 7.8। और इसको आप सॉल्व करोगे तो 100 माइनस 100 0 हो जाएगा, 0 में इसका मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा? 0 डिवाइडेड बाई ये होगा 200, 100 प्लस 100, 200 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आएगा 100, और इंटू करेंगे यहाँ पर 100। अब ये 100 कैंसिल हो गया और हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया? 7.8। क्लियर है? अब इसी तरीके से सेकंड कैटेगरी में हम लोगों का क्या बोला था कि इशू जो होगा वो हम लोगों का 10% डिस्काउंट में होगा। तो हम लोग आईपी इशू प्राइस को सिर्फ चेंज करेंगे और कितना ले लेंगे? 90। 100 का हम लोगों का रेट है, 10% डिस्काउंट में हो रहा है, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे, कितना वैल्यू आ जाएगा? 90। यहाँ लिख दिए कि एट 10% डिस्काउंट में हो रहा है। चेंज क्या हुआ है? सिर्फ आईपी चेंज हुआ है, बाकी की चीजें सेम है, तो बाकी की सारी चीजें सेम पुट कर दिए, आईपी का वैल्यू सिर्फ चेंज कर दिए। आईपी देखिए 2 जगह पे होता है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो ये हम लोग ये दोनों को चेंज किए हैं। आप देख रहे हो यहाँ भी कितना लिखे हैं? 90, और यहाँ भी लिखे हैं 90, बाकी की चीजें सेम है। इसको कैलकुलेट करके वैल्यू आप निकाले तो ये कैलकुलेशन करके वैल्यू हम लोगों का कितना आ गया है? 9.71। कैलकुलेशन आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, जैसे मेरा 9.71 आया है, किसी का 9.69 आ जाए, किसी का 9.71 के जगह 235 आ जाए, तो 9 सही है। पॉइंट के बाद अगर थोड़ा बहुत चेंज है माइनर सा तो उतना एडजस्टेबल होता है। जब फिगर का कैलकुलेशन पॉइंट में चलने लगता है, कोई पॉइंट के बाद 2 फिगर लेता है, कोई पॉइंट के बाद 3 फिगर लेता है, तो जब तक हम लोग पॉइंट के बाद जितने फिगर आए हैं सारा का सारा नहीं लें तो थोड़ा बहुत चेंजेस माइनर सा हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है, बचपन से आप लोग सुनते आए हो, तो इतना एडजस्टेबल होगा। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा कैलकुलेशन में हम लोगों के सम से पूछा था कि व्हेन आईपी इक्वल्स 110 क्यों लिए? क्योंकि वो मेंशन किया था कि इस बार 10% प्रीमियम में आपको लेना है।
तो 100 का था, 10% प्रीमियम 10 जोड़े तो आईपी हम लोगों का कितना हो गया 110। अब चेंज क्या होगा, सिर्फ आईपी चेंज होगा, बाकी की चीजें सेम है। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकाल रहे हैं, आई है 12, 1 माइनस टैक्स वही लिए हैं, देख रहे हो 1/7 लिए हैं नंबर ऑफ ईयर्स, आर भी 100 लिए हैं माइनस आईपी चेंज कर दिए कितना 110, डिवाइड में आर भी 100 है, आईपी कितना है 110 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व करके आपको वैल्यू मिल जा रहा है 6.068। ठीक है, सॉल्व करने के समय में ये वाला तो कैलकुलेशन शुरू से चल रहा है हम लोगों का इधर से ही, तो 7.8 लिखे हैं, ये आपका माइनस में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा 100 में से जब 110 घटाओगे तो फिगर हमारा क्या आ जाएगा माइनस में, तो इसलिए ये फिगर मेरा माइनस 1.428 लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी की कैलकुलेशन आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। लास्ट एक पॉइंट हम लोगों से पूछा है कि इफ ब्रोकरेज पेड एट 2% और इशू एट पार, तो सबसे पहले एक मीनिंग आप लोग जान लीजिएगा, पहले भी मैंने बताया है, आगे भी आएगा तो मैं इसको रिपीट करता रहूंगा, बताता रहूंगा। शेयर इशू करने के समय या डिवेंचर इशू करने के समय जो भी ब्रोकरेज या कमीशन पेड किया जाता है उसको फाइनेंस की भाषा में हम लोग बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। क्या बोलते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट। तो कोई भी ब्रोकरेज या कमीशन वगैरह दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग उसका मीनिंग समझ जाएंगे कि ये क्या चीज दिया हुआ है, हम लोगों का फ्लोटेशन कॉस्ट। अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट में। मन में क्वेश्चन उठेगा कि फ्लोटेशन कॉस्ट है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। सिंपल सा ट्रीटमेंट है कि जो भी फ्लोटेशन कॉस्ट होगा वो आपका एडजस्ट होगा इशू प्राइस के साथ में। किसके साथ, इशू प्राइस के साथ में। सम्स में मेंशन किया था कि इस कंडीशन में आपको इशू एट पार करना है, मतलब 100 लेना है पार में, तो 100 रुपया हम लोग लेंगे इशू प्राइस, लेकिन फ्लोटेशन कॉस्ट भी 2% है और ट्रीटमेंट ये बोलता है, रूल ये बोलता है कि फ्लोटेशन कॉस्ट किसके साथ एडजस्ट होगा, इशू प्राइस के साथ में। तो हम लोग 100 लिखेंगे इशू प्राइस और उसमें से 2% माइनस कर देंगे फ्लोटेशन कॉस्ट का। किस चीज का, ब्रोकरेज का। तो यहाँ देखिए लिखा है हमने इशू प्राइस 100 पार में लेना है, माइनस 2% कर देना है जो कि आपका ब्रोकरेज दिया हुआ है, या आप उसको फ्लोटेशन कॉस्ट बोल सकते हो, माइनस करके हम लोगों का इशू प्राइस कितना आ जाएगा 98। आगे की कैलकुलेशन में सिर्फ आईपी चेंज हुआ है 98, बाकी सेम है, आप देख सकते हो। आई विद इन ब्रैकेट 1 माइनस टी प्लस 1/7, फ्यूचर वैल्यू 100 और आईपी कितना लिख दिए 98, माइनस करके ये 2 आ जाएगा, 2 को आप 7 से डिवाइड कर दोगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा 0.285। इधर का वैल्यू चल रहा था 7.8, इधर आर भी है 100 प्लस 98 हम लोगों का इशू प्राइस डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 99 और इंटू 100 किए हैं। इंटू 100 क्यों करते हैं, जिससे हमारा रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आ सके। ठीक है, तो एक छोटा सा कैलकुलेशन सिर्फ हमने आपको अभी दिखाया है इसके ऊपर, कॉस्ट ऑफ डेप्ट के ऊपर। कॉस्ट ऑफ डेप्ट में सिर्फ यही एक फॉर्मूला यूज नहीं होता, इसमें और भी कुछ फॉर्मूलाज यूज होते हैं और भी कुछ कैलकुलेशन होते हैं, वो भी हम लोग स्टेप वाइज धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, अभी इस फॉर्मूला से रिलेटेड किसी के मन में कोई डाउट आए या कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई डाउट आए तो वो एक बार पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। ओके, थैंक यू।